आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 इतिहास विषय के अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपकी इतिहास विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अति लघुरात्मक प्रश्न की। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां विकसित हुई? मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग की, ठीक है, प्रिंटिंग की सबसे पहली जो तकनीक या टेक्नोलॉजी थी वो कहां पर विकसित हुई? तो इसका जवाब देखें। मुद्रण की सबसे जो पहली तकनीक है वो चीन यानी चाइना, जापान और कोरिया के अंदर विकसित हुई। कहां पर? चाइना के अंदर, जापान और कोरिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, एकॉर्डियन शैली क्या थी? प्रश्न क्या है? एकॉर्डियन शैली क्या थी? तो चीन में पारंपरिक किताबें किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। चीन के अंदर जो पारंपरिक किताबें थी वो उनके किनारों को मोड़ने के बाद सील करके बनाई जाती थी और यह जो पद्धति या शैली थी इसे कहते थे एकॉर्डियन शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, खुसन वीसी किसे कहा जाता था? खुसन वीसी किसे कहा जाता था? तो किताबों के सुलेखन कार्य को, किताबों के सुलेखन को, अच्छी तरीके से जो किताबें लिखी जाती थी उस सुलेखन को कहते थे खुसन वीसी। क्या कहते थे? खुसन वीसी। प्रश्न संख्या 4 है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका जवाब है, उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। क्या नाम है? डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र है। काठ यानी लकड़ी पर खुदे हुए चित्र है। ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ यानी लकड़ी पर खुदे हुए चित्र भी मौजूद है। प्रश्न संख्या 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्को पोलो कहां का निवासी था? तो जो मार्को पोलो है वो निवासी था इटली का। आगे प्रश्न संख्या 6, प्लाटेन क्या होता है? प्रश्न है, प्लाटेन क्या होता है? तो प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है। क्या होता है? लेटर प्रेस की जो छपाई मशीन होती है उसमें एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। जिसे कागज के पीछे वाले भाग में दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ यानी लकड़ी का होता था और बाद में इस्पात का बनने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, छपाई के लिए इबारत कंपोज, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले को किस नाम से पुकारते हैं? तो छपाई के लिए जो इबारत कंपोज करने का काम करता है उसे कहते हैं कंपोजिटर। क्या कहते हैं? कंपोजिटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, गाथा गीत से क्या अभिप्राय है? गाथा गीत से क्या अभिप्राय है? तो लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान, आख्यान मतलब उसको पढ़ के सुनाना, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं गाथा गीत। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है उसे कहा जाता है गाथा गीत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, विधर्मियों की शिनाख्त करने, ये क्या है? शिनाख्त है। ठीक है, विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था का नाम क्या था? विधर्मियों की शिनाख्त करना यानी उन्हें पहचानना और उन्हें सजा देना, वो जो रोमन कैथोलिक संस्था थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंक्विजिशन। क्या नाम था? इंक्विजिशन उसका संस्था का नाम था, जो भी धर्मियों की शिनाख्त करती थी यानी उनकी पहचान करती थी और उन्हें सजा देने का काम करती थी। आगे प्रश्न संख्या 10, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? पॉकेट बुक यानी जो आसानी से जेब के अंदर आ सके ऐसी आकार की जो किताबें थी उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो उसके लिए इंग्लैंड के अंदर चैपबुक शब्द का इस्तेमाल करते थे। कौन से शब्द का? चैपबुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, गीत गोविंद किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह रचना है जयदेव की। 12वां, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई? भारत के अंदर सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई? तो भारत के अंदर पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई थी। सबसे पहले भारत में अगर प्रिंटिंग करने का जो कार्य है वो शुरू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। कब? 16वीं सदी के अंदर। प्रश्न संख्या 13, 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया था? यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रट लें। तो वो किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा।
किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सर्वप्रथम 1780 में बंगाल गजट, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, 7 दिन में एक बार आती थी, उसका सबसे पहले 1780 के अंदर संपादन शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 14, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहां से प्रकाशित हुआ? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रामचरितमानस का जो सबसे पहला मुद्रित संस्करण था, यानी आपका प्रिंट हुआ जो संस्करण, वो सन 1810 के अंदर कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे? यानी मराठा साम्राज्य के अंदर जो निम्न जाति है उनके हितों के लिए आंदोलन करने के जो प्रेरणाता थे वो कौन थे? तो वो थे आपके ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले, जिन्होंने मराठी क्षेत्र के अंतर्गत निम्न जाति के हितों के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर गुलामगिरी नामक की पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। ये भी परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेलम क्या थे? वेलम क्या थे? तो मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए किताबों के वे संस्करण जो चर्म पत्र यानी चमड़े के ऊपर या फिर जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह पर छपते थे, इस चमड़े की सतह को कहते थे वेलम। ठीक है, मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग था, और जो भिक्षु संघ था, उनके लिए किताबों के जो संस्करण थे वो या तो चांबे के पत्र पर, चर्म पत्र यानी कि चमड़े के पत्र पर, या जानवरों के चमड़े से बनी हुई लेखन की जो सतह होती थी उस पर छपते थे, और इस चमड़े की जो ये सतह है उसी को कहते थे वेलम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा गया? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा गया? तो 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। 16वीं सदी के अंदर यूरोप के देशों में रोमन कैथोलिक जो चर्च होता है उसमें सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया। इसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन। और इसके मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, और इस आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनमें से एक थे आपके मार्टिन लूथर जूनियर किंग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, निरंकुशवाद का अर्थ लिखिए। किसका? निरंकुशवाद का अर्थ, कि निरंकुशवाद क्या होता है? तो राजकाज या सरकार चलाने की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति को शासन संबंधी संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो और उस पर न कोई कानूनी पाबंदी लग सकती हो और न ही कोई संवैधानिक पाबंदी, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं निरंकुशवाद। यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण सत्ता, जो शक्ति या ताकत है वो केवल एक ही व्यक्ति के हित में हो, यानी एक ही व्यक्ति के हाथों में हो और उस पर न कोई कानूनी पाबंदी हो और न ही कोई नियम कायदे लागू हो, तो ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं निरंकुशवाद। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, आप रट ले। क्या है? वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो 1857 के विद्रोह के समय प्रेस की आजादी को खत्म करने के क्रम में लॉर्ड लिटन ने, किसने? लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर सख्त नियंत्रण के लिए 1878 में आयरिश कानून की तर्ज पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। 1857 में विद्रोह के बाद जो प्रेस की आजादी थी, ठीक है, समाचार पत्र पत्रिकाएं छापने की जो आजादी थी उस पर रोक लगाने के लिए आपके गवर्नर लॉर्ड लिटन ने, ठीक है, सन 1878 के अंदर आयरिश कानून की तर्ज पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जारी कर दिया। और इस एक्ट के अनुसार क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार को छपी हुई रिपोर्ट व संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ खबर का आरोप लगाकर अखबार जब्त कर छपाई मशीनें छीनी जा सकती थी। यानी उसके अंदर क्या था कि कोई भी भारतीय, ठीक है, कोई भी भारतीय अंग्रेजों की परमिशन के बिना नहीं छाप सकता था, और यदि वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध छापेगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो सकती थी, उसे जेल हो सकती थी, और उसकी छपाई की जितनी भी मशीनें थी उनको जब्त कर लिया जाता था। तो यह था वर्नाक्यूलर देसी प्रेस एक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी? तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्न प्रकार से मदद की। पहला, ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश में फैलते रहे और इन अखबारों ने सरकार की आलोचना के साथ साथ
राष्ट्रवादियों का मनोबल बनाए रखा। ठीक है, राष्ट्रवादियों का मनोबल बनाए रखा। वो अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी नीति थी उसके विरुद्ध अखबारों में छापते थे और लोगों को उनकी जो नीतियां थी उसके प्रति जागरूक करते थे और राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार करने का काम करते थे। दूसरा, मुद्रण संस्कृति ने भारत में आम लोगों के अंदर क्या फैलाई? जागरूकता फैलाई। लोग अपने अधिकारों के प्रति जानने लगे, धीरे धीरे अपने अधिकार को समझने लगे। मुद्रण के विकास से जाति भेद के बारे में खूब सारी पुस्तकें लिखी जाने लगी। जैसे ज्योतिबा फुले ने जातिवाद पर गुलामगिरी किताब लिखकर जागृति फैलाई। उसी तरह काशी बाबा ने मजदूरों के शोषण पर लिखा। इसी प्रकार मजदूर आपस में भावनात्मक रूप से क्या हुए? एक दूसरे से जुड़ने लगे। फिर पठन पाठन सामग्री सस्ती और सुलभ हो जाने से साक्षरता भी बढ़ गई। लोग विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़कर देश विदेश के बारे में जानने लगे, जिससे राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मुद्रण संस्कृति है उसने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में जो भारत की गरीब जनता थी उस पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव देखने को मिला? तो 19वीं सदी में शहरों में काफी सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब जनता भी बाजार से खरीदकर इन किताबों को पढ़ सकती थी। गांव शहरों में पुस्तकालय धीरे धीरे खुलने लगे। इन पुस्तकालयों से पढ़कर गरीब जनता भी जीवन जीने के श्रेष्ठ तरीकों को जानने लगी। यहाँ तक कि मिल मजदूर भी अपने हक के बारे में क्या हुए? अवगत हुए। वो भी धीरे धीरे जागरूक होने लगे और देश के अंदर राष्ट्रवाद का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रवाद बहुत अच्छे तरीके से फैलने लगा और धीरे धीरे अंग्रेजी शासन के खिलाफ नीतियां बनना शुरू हो गई और लोग अपने हितों के लिए लड़ना क्या हो गए? अपने हितों के लिए लड़ना चाहते थे और उन्होंने वो जागरूकता उत्पन्न हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मार्टिन लूथर के बारे में टिप्पणी कीजिए। किसके बारे में? मार्टिन लूथर के बारे में। तो जर्मन निवासी मार्टिन लूथर एक प्रभावशाली धर्म सुधारक थे। कौन थे? एक प्रभावशाली धर्म सुधारक थे। इसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को धर्म पर चर्चा करने की चुनौती दी और जल्द ही लूथर के लेख छपे और पढ़े गए। इनसे प्रेरित होकर चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। ठीक है, इन चर्च के अंदर जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को हटाने का काम किसने किया? मार्टिन लूथर ने किया। इन्होंने चर्च पर कई सारी किताबें लिखी, टिप्पणियां लिखी और जो धर्म के नाम पर अलग अलग तरह के जो भेदभाव किए जा रहे थे, जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे, उन पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। कैसे? गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। ऐसा क्यों? तो 1922 में गांधी जी ने कहा था कि दरअसल वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, सामूहिकता की आजादी, ये सब स्वराज की लड़ाई के क्या है? महत्वपूर्ण पहलू है। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन ताकतवर औजारों को दबाने की क्या कर रही थी? कोशिश कर रही है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने, कि जो अंग्रेज सरकार है वो भारतीयों की बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की जो आजादी है वो और सामूहिकता की जो आजादी है उसको छीनने का काम कर रही है और लोगों को ये अधिकार नहीं दे रही है। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया और कहा कि स्वराज की जो लड़ाई है ये केवल एक मात्र आजादी नहीं है, इससे आपको अभिव्यक्ति यानी बोलने की आजादी मिलेगी, प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी, सामूहिकता की जो आजादी है वो सभी प्रकार की आजादी आपको प्राप्त हो सकेगी। स्वराज की लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि अंग्रेजों को केवल भगाना, इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उसको प्राप्त करना था। तो इसके पीछे कहने का मतलब गांधी जी का यही था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके इतिहास विषय के अध्याय 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।